हमारे साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और राजा भैया के नाम से आप मशहूर हैं। वैसे तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह का माहौल इस समय देश में चल रहा है, देश के मंदिर यानी लोकतांत्रिक मंदिर में जिस तरह की आवाज़ उठी है, जो राम जी सुमन ने जो कहा है, सबसे पहले मैं उसी बयान से आता हूं, उस पर आपकी क्या राय है और जो उन्होंने बयान दिया है? उससे हमारे जैसे बहुत से लोगों को कष्ट है, आक्रोश है। और रामजी लाल सुमन एक वरिष्ठ नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, और देश के महापुरुषों के विषय में इस तरह के उद्गार, और विशेषतः जिन्होंने अपना रक्त दे करके राष्ट्र की, धर्म की और संस्कृति की रक्षा करी है, राणा सांगा, जिनके वीरता के और बलिदान के किस्से हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। पता नहीं क्या विचार उनके हैं, क्यों ऐसा कहा, लेकिन है बहुत लज्जाजनक, बहुत ही कष्टकर। सर, क्या ये लोग चॉइस की किताबें भी पढ़ते हैं क्या हिस्ट्री में भी दो आंख करते हैं क्या? इतिहास राणा सांगा का सब जानते हैं कि किस तरह से वो देश के लिए लड़े थे या उनका पूरा जीवन कैसा रहा, लेकिन जिन तथ्यों को वो रख रहे हैं, क्या इन लोगों को अलग हिस्ट्री कोई पढ़ाई जा रही है या कुछ और लोग सोर्स ले रहे हैं? नहीं, इतिहास तो देखिए एक ही होता है। इतिहास दो नहीं होते, इतिहास एक होता है। देखने का नजरिया अलग होता है। अच्छा, बहुत वर्षों से हमारे भारतीय इतिहास पे वामपंथियों का प्रभाव रहा है। उन्होंने इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया है, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया है। इसीलिए एक इतिहास पुनर्लेखन आयोग एक ऐसा होना चाहिए जिसमें इतिहास जैसा था वैसा हम सबको बताया जाए, सुनाया जाए। मैं इतिहास का ही छात्र हूँ, इतिहास का ही विद्यार्थी हूँ, अभी भी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। और भारत के अगर 10 महापराक्रमी लोगों का नाम लिया जाए तो उसमें राणा सांगा का नाम आएगा। बिल्कुल। आप और उन्होंने ये जो कहा कि साहब उनके आमंत्रण पे बाबर आया, बाबर को राणा सांगा ने कहीं कोई आमंत्रण भेजा ही नहीं था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, उसको 3 बार राणा सांगा हरा चुके थे। बहलोल लोदी जो इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार और पंजाब का गवर्नर था, इसके बुलाने पे बाबर आया था। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था कि आखिर वो लोग कौन सी बुक का अध्ययन कर रहे हैं जो इस तरह के तथ्य रख रहे हैं वहां पर सदन में। दूसरा सर, अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता और महाराष्ट्र प्रदेश के हैं, उन्होंने औरंगजेब को नायक बताया, जबकि औरंगजेब के बारे में जो भी इतिहास का बच्चा, क्या आम लोग भी जानते हो किस तरह से क्रूर शासक था, किस तरह से देश में वो भारतीय संस्कृति का सत्यानाश किया, नष्ट किया, मंदिरों को तोड़ा, पर कुछ बताने लायक नहीं है। तमाम इतिहास हैं, फिर नायक क्यों? नहीं, जो लोग मानते हैं माने। सबसे क्रूर और सबसे धर्मांध शासक औरंगजेब माना जाता है। और लोगों का ये मानना है, इतिहासकारों का ये आकलन है कि 46 लाख हिंदुओं का वध कराया है औरंगजेब ने। मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारे काशी विश्वनाथ को ध्वस्त किया औरंगजेब में, जिसको कालांतर में अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण कराया। तो वो तो हिंदुओं का धुर विरोधी, सनातनियों का धुर विरोधी था, और क्रूर इतना था कि अपने भाइयों तक की हत्या करवा दी, अपने पिता को कैद कर लिया। तो अगर कोई औरंगजेब जैसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्तित्व को कोई महिमा मंडन करता है या उसका अनुसरण करने की बात करता है या उसको हीरो वर्शिप करता है, तो इससे बढ़कर और शर्म की बात क्या होती है? अभी सर चुनाव में बहुत टाइम है, 2027 में शायद यूपी का विधानसभा होना, बिल्कुल अभी टाइम है, लेकिन जो माहौल चल रहा है, मैं और एक जिक्र करता हूं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने सालार गाजी को सूफी संत और संत महात्मा बताया। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर मेले को रोका गया, आपने भी देखा होगा किस तरह की चीज़ें हैं, और उनको वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो आक्रांता हैं उनके नाम पर मेले वगैरह नहीं लगेंगे, न उनका महिमा मंडन होगा, और अगर ऐसा कोई करता है तो देशद्रोह को चिंगारी दे रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस तरह के जो बयान लगातार सपा के नेताओं के निकल रहे हैं? एक शेर सुना ही होगा आपने कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। ये तो हम सभी ने सुना है।
जिनके नाम पे मेला लग रहा है, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, हमारी आज़ादी के लिए क्या किया, या राष्ट्र के लिए या संस्कृत के लिए क्या किया। बाहर से आए लुटेरों के नाम पे मेला लगना, नुमाइश लगना या कोई भी समारोह होना, ये तो कलंक की बात है। बिल्कुल सही निर्णय है। सही निर्णय है। अब आते हैं सर, एक देश की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस है, उसके नेता हैं DK शिव कुमार। उन्होंने भी कहा कि संविधान हमारी सरकार ने बनाया था और हमारी सरकार जब आएगी तो हम संविधान में संशोधन करेंगे, और हम, यानी कि उन्होंने इशारा किया शायद मुस्लिमों को कुछ आरक्षण देने के लिए, जरूरत पड़ी तो संविधान भी बदल देंगे। क्या कहेंगे सर? नहीं, उनका ये बयान तो हमने नहीं पढ़ा है, संविधान बदलने वाला। लेकिन कांग्रेस के काल में संविधान में सर्वाधिक संशोधन हुए हैं, ये सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है। और इमरजेंसी के समय, मीसा के समय इंदिरा जी ने जो 2 शब्द जोड़े इसमें, सेक्युलर और समाजवादी, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में न तो सेक्युलर शब्द था और न ही सोशलिस्ट शब्द था। ये बाद में कांग्रेस के द्वारा जोड़े गए हैं संविधान में। ये वैसा होता है ना, जैसे आप किसी वैद्य के पास जाइए, बहुत अच्छा वैद्य है, वो आपको औषधि दे, वो दवा दे आपको। अब आप दवा लेकर के वहां से घर आए, तब तक किसी ने कहा कि नहीं साहब, इसमें जरा 1 तोला हींग मिला लीजिए, इसको गर्म दूध के नहीं ठंडे पानी के साथ पीजिए। तो अपना अपना नुक्ता सब लोग उसमें डालने लगे, तो इसीलिए वो दवा जो है, जो वैद्य की है, वो निष्प्रभावी हो गई। तो उस दवा का अगर सही लाभ लेना है तो जैसा था वैसा ही लाभ लीजिए। सर, अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन समाप्त हुआ। भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे, देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंचे। एकता की बात कही जा रही, क्योंकि वहां पर संगम पे कोई ऐसा घाट नहीं बनाया गया था जहां पर कि सवर्ण, दलित, OBC इस तरह के घाट हों। सब लोगों ने मिल के संगम पर स्नान किया। तो वहां पर जो भी सियासत की बात, मतलब एक तरफ देखा जाए तो वहां सनातन ने एक मैसेज दिया, एकता दिखाई और भारतीय संस्कृति दुनिया को परिचित कराया। लेकिन उसी समय ये लगातार जो बात निकल कर आ रहे हैं, कोई औरंगजेब, कोई सालार गाजी, और इन सब के जो महिमा मंडन दूसरी तरफ क्यों शुरू हुआ है अचानक? देखिए, क्यों महिमा मंडन कर रहे हैं ये तो उनके ऊपर निर्भर है, उनकी जो जैसी भावना है। अच्छी बात यह है कि वो अपनी भावनाएं खुल के व्यक्त कर रहे हैं। अब हमको, आपको, इस देश की जनता को ये आकलन करना है कि वो किसको चुनती है ना। वो अपना मंतव्य, अपनी विचारधारा स्पष्ट कर दे रहे हैं। आपने अभी महाकुंभ की बात करी, मैं स्वयं वहां पे 12 दिन से अधिक रहा हूं। बहुत अच्छी व्यवस्था, और श्रद्धालु दूर दूर से, जैसा कि आपने कहा, न कोई किसी से जात पात पूछ रहा था, न ऊंच नीच पूछ रहा था, न अमीर गरीब का कोई भेदभाव था। एक साथ आ रहे थे, एक घाट पे नहा रहे थे, एक साथ प्रसाद पाए और एक साथ थक करके लेट के सो गए। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। और ये भी महत्वपूर्ण है, एक चमत्कार से कम नहीं है, कि करोड़ों की इस तादाद में जो भी महाकुंभ आया है श्रद्धालु, कोई भूखा नहीं सोया। संतों के इतने भंडारे, इतने अनुक्षेत्र चल रहे थे, आश्रमों के द्वारा इतना भोजन कराया जा रहा था कि आज विदेशों से भीड़ के मैनेजमेंट पे, क्राउड मैनेजमेंट पे लोग अध्ययन कर रहे हैं इस चीज पे। बहुत ही सराहनीय, और एक सफाई कर्मी से लेकर के और ऊपर स्तर तक जो भी अधिकारी थे, वो सब सराहना के पात्र। यही एकता पच नहीं रही है क्या सर विपक्ष को? नहीं, पचे न पचे वो एक अलग विषय है, लेकिन उनके जो विचार हैं वो आप लोग के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब ये हमारे देश की जनता जो है वो देशभक्त है, प्रबुद्ध है, उनको आकलन करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। अखिलेश यादव का कल एक बयान आया था, हालांकि उनसे बात भी दिन में, कल वो 2 बार मिले थे लोग, मीडिया वालों, लखनऊ में बातचीत हुई, कई विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन एक बात उनकी चर्चा में है कि वो फिर वही एक इतिहास निकाले जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज शिवाजी का जब तिलकोत्सव हो रहा था तो उस समय पैर के अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। अब यह कहाँ से वो पढ़े, क्या था, इस पर आप क्या कहेंगे सर? शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, और आज ही नहीं, आज से ही नहीं, बहुत बाल्यकाल से। और मराठा इतिहास हमने गत 40 वर्षों से अधिक से पढ़ा है,
और महाराज पे, छत्रपति शिवाजी महाराज पे जितनी भी पुस्तकें हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध हैं वो सारी हमने अध्ययन कर रखी हैं। काशी के गंगा भट्ट जी आए, उन्होंने राज्याभिषेक किया और पैर से या अंगूठे से राज्याभिषेक का कोई उल्लेख हमको कहीं नहीं मिला। यानी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री हो के इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, वो गलत नहीं। हाँ, हम व्यक्तिगत नहीं सर, लेकिन वो सार्वजनिक बयान दे चुके हैं। हमने आपको ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो बताया कि ऐसा हमको कहीं किसी। आपका लंबा अनुभव है सर, आपने कहा कि ना तमाम चीजों का आपने पढ़ा, 40 साल बहुत होता है, आपने उनको आप दिल से सम्मान भी करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हमारे देवालय में भी है और हमारे सिरहाने पर भी है, और रोज गंगा जल से अभिषेक करता हूँ, रोज पुष्पार्चन करता हूँ, ये हमारा नित्य का नियम है। यानी कि अखिलेश यादव ने जो तथ्य रखा उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनका नाम नहीं लेंगे, ऐसा कहीं कोई जिक्र है, आपने कहीं सुना है सर? मराठा इतिहास की और महाराज के विषय में जितनी भी पुस्तकें हमने पढ़ी हैं, जो भी हिंदी और अंग्रेजी इन दो भाषा के ही में ही पढ़ सकते हैं, हमको ऐसा कहीं कोई प्रसंग नहीं मिला। इस तरह का प्रसंग नहीं मिला है? नहीं मिला। चलिए, वो तो जनता आकलन करेगी कि उसमें उन्होंने जो बोला है उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं। सर, एक लास्ट पे आता हूँ, जिस तरह से आपने संभल में देखा, भारत की कुछ प्राचीन चीज़ें निकल रही हैं, तमाम कुएं निकले प्रमाण के तौर पे और तमाम चीज़ें निकल रही हैं। इस पे जो लगातार हो रहा है, कहा जा रहा है वर्षों के बाद वहाँ होली खेली गई, तो अपने ही देश में हर जगह जो ये धार्मिक जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर फोर्स तैयार हो जाती है, सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। दूसरे लोगों के जो ये तिथि त्यौहार आते हैं वहाँ न सिक्योरिटी लगती है, न परमिशन की बात आती है, क्या कहेंगे? जिसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहीं तो लगेगी सुरक्षा, तो वहाँ लगती है। ये तो वर्षों से होता है। और संभल पे क्या कहेंगे जो प्रमाण निकल रहे हैं सर, भारतीय इतिहास, भारतीय प्राचीनता, संस्कृति? नहीं, तो दफनाए गए जो है भवन और मंदिर और कुएं वो निकल रहे हैं, वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश देख रहा है। इस तरह की चीजें ये झूठा तो नहीं हो सकता है ना, ये तो यथार्थ है। तो यथार्थ आपके सामने से निकल रहा है। विपक्ष ये कहता है कि आप कुछ भी देखिए, कितना भी प्रमाण हो, लेकिन जो आपका जो एक नियम बना है 1991 में, जो वर्शिप एक्ट था, उसके तहत आप कुछ बोलिए ही मत, देखिए ही मत। ये कितना सर जायज है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है अगर हम पढ़ेंगे, उसमें अपने आप में बहुत खामियां हैं, बड़ी हड़बड़ी में, बहुत जल्दबाजी में ले आया गया है। और इतना ही नहीं, हम वक्फ बोर्ड के लिए भी कहेंगे, वक्फ बोर्ड भी पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। अखिलेश यादव का भी एक बयान है, उन्होंने कहा ये तो भाजपा हथियाना चाह रही है। साक्षात्कार हमसे कर रहे हैं तो आप सीधे हमको ही इतना मामला उनका निकल के आया है सर, इतने चीजों पे बयान दे रहे हैं, क्या आप उनसे बात करिए। आप जो हमसे बात कर रहे हैं वो हमसे, हमारे दल के विषय में, हमारे विचार के विषय में बात करिए। सर आप बताएं, आप अपने दल की तरफ से, कि वह बोर्ड वाला मामला क्या है, इस पे गंभीरता सरकार, चूंकि बिल तो बना हुआ तैयार है, इस पे क्या आगे बढ़ना चाहिए सरकार को, और आप लोगों का क्या सपोर्ट रहेगा? यानी हालांकि वक्फ बोर्ड के विषय में हम इतना ही बता दें, और हमारे ख्याल से इन दो पंक्तियों में सभी लोग समझ जाएंगे कि धरती पे जितने भी देश हैं, चाहे वो कोई तथाकथित सेक्युलर देश हो या इस्लामिक राष्ट्र हो, दुनिया में किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। और हमारे संविधान के अनुसार न्यायालय सर्वोच्च होता है, जिला कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जनपद न्यायालय, उच्च और फिर उच्चतम न्यायालय, इनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड को, उसकी न्यायालय को इनसे ऊपर दर्जा दिया गया है कि ये वक्फ बोर्ड से संबंधित मामले न्यायालय में नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, संविधान से चलेगा, तो जो भी प्रकरण है वो न्यायालय में ही तो जाएगा जी। और सर, ये लोकतांत्रिक देश है, इसी लोकतांत्रिक देश में बहुत लोग इसको न मान के शरीयत को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। सब लोग मानेंगे, सब समय के साथ सब मानेंगे। बहुत अच्छी बातचीत हुई, और खुद रघुराज प्रताप राजा भैया हमारे साथ थे, जिन्होंने हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। हालांकि कुछ चीज़ों पे, जैसे कि अखिलेश यादव ने जो शिवाजी के बारे में कहा उसको उन्होंने नकारा, और वह बोर्ड पे उन्होंने अपनी बात रखी। अब आने वाले समय में पता चलता है या चलेगा कि राजनीति जो उत्तर प्रदेश की है, देश की है, वह कहाँ जाएगी, किस सिरे बैठेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत।